नमस्कार। आज का जो विषय है वो जीवन के लिए बहुत ही बुनियादी है। मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। हमारे पास कुछ जीव विज्ञान की पाठ्य सामग्री हैं, रेखा चित्र भी हैं, और हमारा लक्ष्य ये है कि इस जटिल सिस्टम को, इसकी खास बातों को आसानी से समझें। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इसे सरल बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रजनन के प्रकार मोटे तौर पे दो तरीके दिखते हैं, है ना? हाँ, दो मुख्य तरीके हैं। एक तो है अलैंगिक प्रजनन, इसमें बस एक ही जनक चाहिए होता है। सही। जैसे अमीबा का बढ़ जाना। हाँ। या हाइड्रा में वो कली जैसा निकलता है। हाँ, मुकुलन, बडिंग कहते हैं उसे। और या फिर जैसे गुलाब की कलम लगा दी, वो भी अलैंगिक ही है। कायिक प्रवर्धन। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें नर और मादा दोनों के विशेष कोशिकाएं, जिन्हें युग्मक या गैमेट्स कहते हैं, उनका मिलना जरूरी होता है। अच्छा। है यौवनारंभ, प्यूबर्टी। पुरुषों में ये करीब 14 साल की उम्र में। और महिलाओं में थोड़ा पहले, लगभग 12 साल में शरीर प्रजनन के लिए तैयार होने लगता है। ठीक है। और महिलाओं में ये प्रक्रिया फिर चलती है लगभग 50 साल की उम्र तक। फिर आती है रजोनिवृत्ति, मीनोपॉज। अच्छा, तो लैंगिक प्रजनन के लिए फिर दो अलग अलग तंत्र हो गए, महिला प्रजनन तंत्र और पुरुष प्रजनन तंत्र। पहले महिलाओं के तंत्र को समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें ये अंडाशय, ओवरी, रेखा चित्र में दो दिख रहे हैं। इनका क्या काम है? हाँ, ये दो अंडाशय बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मुख्य काम है मादा युग्मक यानी डिंब बनाना। ओवम। हर महीने आमतौर पर एक डिंब परिपक्व होता है। ओके। और इसके अलावा ये हार्मोन भी बनाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, हार्मोन भी यहीं बनते हैं? हाँ, एस्ट्रोजन से यौवनारंभ वाले शारीरिक बदलाव आते हैं और प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। और ये डिंब फिर अंडाशय से निकलकर कहाँ जाता है? ये जो नलिकाएं हैं, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब्स। सही पकड़ा। डिंब निकलकर इसी फैलोपियन ट्यूब में आता है। और मजे की बात यह है कि यहीं पर ज्यादातर मामलों में निषेचन होता है। अच्छा, यहीं पर? हाँ, शुक्राणु और डिंब का मिलन। ये ट्यूब फिर अंडाशय को गर्भाशय, यूट्रिस से जोड़ती है। गर्भाशय यानी वो थैली जहां भ्रूण पलता है। बिल्कुल। अगर निषेचन हो जाए तो भ्रूण यहीं विकसित होता है। इसकी अंदरूनी दीवार एंडोमीट्रियम कहलाती है और भ्रूण एक सुरक्षित झिल्ली, एमनियोटिक सैक में बढ़ता है। और गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स और योनि वजाइना, ये भी इसके हिस्से हैं? हाँ, ये बाहरी हिस्से हैं। समझ गया। तो ये तो हुई महिला तंत्र की बात। अब पुरुष प्रजनन तंत्र पर आते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? पुरुष तंत्र का मुख्य काम है नर युग्मक यानी शुक्राणु, स्पर्म बनाना और फिर उन्हें महिला तंत्र तक पहुंचाना। ठीक है। और इसके मुख्य अंग? सबसे जरूरी अंग है वृषण यानी टेस्टिस। 2 होते हैं ये भी, और शरीर के बाहर एक थैली में होते हैं। हाँ, शरीर के बाहर क्यों? तापमान के लिए। शुक्राणु बनने के लिए शरीर के सामान्य तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है। वृषण शुक्राणु तो बनाते ही हैं, साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाते हैं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों वाले बदलावों के लिए, जैसे दाढ़ी मूछ, आवाज भारी होना। हाँ, बिल्कुल वही यौवनारंभ के बदलाव। और ये शुक्राणु बनने के बाद कहाँ जमा होते हैं? बनने के बाद शुक्राणु जाते हैं अधिवृषण में, एपिडिडाइमस। वहां जमा होते हैं, परिपक्व होते हैं। फिर एक नलिका है, शुक्रवाहिका, वास डेफरेंस, उससे होते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कुछ ग्रंथियां जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि अपना तरल पदार्थ मिलाती हैं, जिससे वीर्य बनता है। और शिश्न, पेनिस बाहरी अंग है जो इसे पहुंचाता है। सही। शिशन का काम वीर्य को महिला के शरीर में पहुंचाना है। एक बात और, शुक्राणु और डिंब के आकार में काफी फर्क होता है शायद? हाँ, बहुत ज्यादा। शुक्राणु बहुत ही छोटा होता है डिंब की तुलना में। उसके 3 हिस्से होते हैं। सिर, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है, मध्य भाग ऊर्जा के लिए, और पूंछ तैरने के लिए। और डिंब? डिंब काफी बड़ा और गोल होता है। तो जब ये छोटा सा शुक्राणु पूंछ की मदद से तैरकर फैलोपियन ट्यूब में डिंब से मिलता है तो उसे निषेचन कहते हैं। बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है? वो पहली कोशिका? उसे कहते हैं युग्मनज, जाइगोट। ये पहली कोशिका है। फिर ये तेजी से विभाजित होना शुरू करती है, 1 से 2, 2 से 4, और भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो। हाँ,
और ये भ्रूण फिर फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में आता है और वहां की दीवार से जुड़ जाता है, एंडोमेट्रियम से। और वहीं फिर पूरा विकास होता है। हाँ, पूरे 9 महीने। अच्छा, आजकल विज्ञान ने भी तो इसमें काफी प्रगति की है, जैसे वो टेस्ट ट्यूब बेबी सुनते हैं हम, IVF। हाँ बिल्कुल, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर, लैब में। इसमें डिंब और शुक्राणु का निषेचन लैब में कराया जाता है। और फिर जब युग्मनज बन जाता है तो उसे महिला के गर्भाशय में वापस डाल दिया जाता है। भारत में पहला सफल मामला 1986 में मुंबई का है। और इसी से जुड़ी एक चीज है सरोगेसी। हाँ, सरोगेसी में भ्रूण को किसी दूसरी महिला के गर्भ में विकसित कराया जाता है। वो सरोगेट माँ कहलाती हैं। और गर्भनिरोध के लिए नसबंदी भी होती है। हाँ, नसबंदी, स्टरलाइजेशन, ये एक स्थायी तरीका है। पुरुषों में वो शुक्रवाहिका, वास डेफरेंस, उसे काट के बांध देते हैं। उससे वेसेक्टोमी कहते हैं। हाँ, वेसेक्टोमी। और महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है, उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी। अच्छा। और हिस्टेरेक्टोमी क्या है? हिस्टेरेक्टोमी में किसी मेडिकल कारण से गर्भाशय को ही ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। ओके, और अगर कोई संतान पैदा नहीं कर पा रहा हो तो? उस स्थिति को बांझपन या इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, पुरुष या महिला दोनों में। तो ये थी मानव प्रजनन तंत्र की एक तरह की रूपरेखा, अंग, उनके काम और कुछ टेक्नोलॉजीज। वाकई में एक बहुत जटिल पर अद्भुत प्रणाली है ये। निश्चित रूप से। और देखिए, इस पूरी बातचीत से एक बात और समझ आती है। इस तंत्र की जानकारी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। हाँ, ये तो है। ये हमें अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर समझने में मदद करती है, खासकर जब नसबंदी जैसे स्थायी तरीकों की बात आती है। हाँ, जिनका असर सीधा उन्हीं नलिकाओं पर पड़ता है जिनकी हमने बात की। बिल्कुल, शुक्रवाहिका और अंडवाहिनी। तो ये समझ होना बहुत जरूरी है ताकि लोग अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सही, मतलब इन्फॉर्म्ड फैसले ले सकें। सही कहा, जानकारी ही बचाव है और सही निर्णय लेने की ताकत भी देती है।